हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम ये आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है या इसके चैप्टर्स बहुत लेंदी लग रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया है। देखिए, मेरे हिसाब से चैप्टर उतने कठिन है नहीं, बस आपको समझना है कि लिखना कैसे है। आपके दो चैप्टर हैं। एक तो इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन है, इसमें पार्ट 3, 4, 5 आपको पढ़ना है। और इकाई 2 में सृजनात्मक लेखन, इसमें पार्ट 6, 7, 8 और 13 ये आपको पढ़ने हैं। मैं हूं आपका फिरोज सर, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अध्याय 1 यानी इकाई 1 में आपका जनसंचार माध्यम और लेखन, इससे आपके 3 पाठ हैं, 3, 4 और 5। इससे कुल 11 अंक के प्रश्न आने हैं। 1 अंक का 1 प्रश्न आता है, 2 अंक के 2 प्रश्न आते हैं और 3 अंक के 2 प्रश्न आते हैं। तो एग्ज़ाम में यही पैटर्न फॉलो होता है हर बार। पहला पार्ट 3 यानी कि भिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो इसमें सबसे पहले है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम जो प्रिंट करके आप पढ़ते हैं, लाइक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। अब इसकी जो मुख्य शक्ति क्या है, ये अस्थायित्व यानी परमानेंस, यानी कि परमानेंट होता है। जो चीज़ एक बार छप गई, मान लो जो चीज़ छप गई वो हमेशा परमानेंट होगी। जैसे मोबाइल में आपके पास कुछ आता है तो वो परमानेंट नहीं है। आप हो सकता है मोबाइल ख़राब हो गया या ऐप रिफ्रेश हो गया तो सारा कुछ गया, लेकिन जो एक बार प्रिंट होगी किताब या समाचार पत्र वो प्रिंटेड ही रहती है। तो इसकी विशेषता क्या क्या है, जो एग्ज़ाम में आता ही आता है कि प्रिंट माध्यम की विशेषताएं लिखिए। तो इसको पाठक बार बार पढ़ सकता है। इसकी भाषा शुद्ध और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ होगा लिखा हुआ तो आपको तुरंत खटक जाता है, अच्छा ये शब्द गलत लिखा हुआ है। और डेडलाइन का विशेष महत्व है। डेडलाइन क्या है कि जैसे मान लीजिए कल न्यूज़पेपर छपना है तो उसका कंटेंट सारा आज 8 बजे रात तक या 9 बजे रात तक एक डिसाइडेड होता है कि इतने बजे तक जो कंटेंट आ गया उसको हम छाप के अगले दिन छापेंगे। तो डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है रेडियो लेखन। रेडियो लेखन की प्रकृति क्या है, श्रव्य माध्यम में सुनते हैं इसको केवल आप। तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो सरल और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, छोटे और स्पष्ट वाक्य होनी चाहिए, और यह एक रेखीय माध्यम है। श्रोता पीछे जाकर दोबारा नहीं सुन सकता। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ रेडियो, मोबाइल वाला रेडियो नहीं, रेडियो है बस। तो 8:45 पे जैसे आकाशवाणी की न्यूज़ आती है तो 8:45 में अगर आप वहाँ थे तो आप सुन सकते हैं चैनल पे। अगर मान लीजिए आप 9 बजे जाके रेडियो ऑन करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक रेखीय माध्यम है, ठीक है। अगला है टीवी लेखन। टीवी लेखन मतलब आप टीवी में क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं लोग, सीरियल देखते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं। तो ये माध्यम क्या है, दृश्य और ध्वनि, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसकी विशेषता जो है, कम शब्द अधिक दृश्य, दृश्य ज़्यादा होता है ना। कई बार कई एक्टर महान ऐसे माना जाता है, ऐसे समझिए कि वो महान क्यों है, क्योंकि हाव भाव से, फेशियल एक्सप्रेशन से किसी सीन को दमदार बना देता है, कम शब्द का प्रयोग करता है। संवाद प्रभावशाली, डायलॉग बहुत दमदार होने चाहिए। कुछ एक्टर, बड़े एक्टर जैसे शाहरुख खान, उसको हम कैसे मानते हैं कि उसके डायलॉग्स कई लोग रट लेते हैं, संवाद रट लेते हैं। तो संवाद बहुत अच्छे होने चाहिए। टीवी लेखन में स्क्रिप्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, जो भी बोला जाना है वो उसके शॉर्ट डायलॉग्स होने चाहिए। आगे है डिजिटल या ऑनलाइन लेखन। डिजिटल या ऑनलाइन लेखन माध्यम, जैसे मान लीजिए वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ये इंटरनेट आने के बाद ही हुआ ऑनलाइन चीज़ें। जैसे आप भी अभी ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे, क्या है, डिजिटल माध्यम है। तो इसके शीर्षक जो है आकर्षक होने चाहिए, बिल्कुल आई कैचिंग। आप कोई शीर्षक देखते हैं ना तभी तो आप उसको पढ़िएगा। छोटे छोटे पैराग्राफ होना चाहिए। अब देखिए कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लंबे वाक्य का, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लोग नहीं पढ़ता है, तो छोटे पैराग्राफ का इस्तेमाल, बुलेट पॉइंट का प्रयोग किया जाए, है ना, थोड़े शब्द मोटे हो, पॉइंट वाइज हो, और त्वरित और अपडेटेड जानकारी। स्वाभाविक है कि सेकेंड में भी चीज़ें कहीं से कहीं पहुँच जाती है ना। तो ऑनलाइन माध्यम में चीज़ें जो हों थोड़ी अपडेटेड होनी चाहिए। अगला है पार्ट 4, पत्रकारिता के विविध रूप और लेखन प्रक्रिया। कि पत्रकारिता जो है, रिपोर्टिंग जो है, उसके कई रूप हैं, उसके अलग अलग रूप क्या है और उसकी लेखन प्रक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जनसंचार माध्यम की विशेषताएं, समाचार लेखन के तत्व, अब इसको हम जान चुके हैं, रेडियो और टीवी की भाषा ये भी पढ़ चुके हैं, और संपादकीय का महत्व भी अभी आगे पढ़ेंगे, एडिटोरियल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है समाचार। समाचार यानी इसका अर्थ क्या है, किसी घटना की ताज़ा, तथ्यपूर्ण और निष्पक्ष जानकारी। निष्पक्ष यानी बिना किसी का पक्ष लिए, है ना। मान लीजिए दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो उसके समाचार कैसी होनी चाहिए, बिना पक्ष लिए, जो जायज़ है, जो सही है उसका सही बोलना चाहिए। न्यूज़पेपर का या न्यूज़ चैनल्स का यही काम होना चाहिए, निष्पक्ष। इसकी विशेषताएं जो एग्जाम में बार बार आता है, 5 W और 1 H। क्या, वाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, कौन, हु, और कैसे, 1 H, हाउ।
तो क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उसमें कौन कौन शामिल थे और वो चीज़ कैसे हुई, है ना। यही समाचार के कुछ पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर ही समाचार गढ़ी जाती है। उल्टा पिरामिड चलिए बार बार एग्जाम में आता है। इसमें क्या होता है कि मुख्य तथ्य पहले, अभी आगे भी पढ़ेंगे कि जो मेन जानकारी उसको हम पहले करते हैं, बाकी की जानकारी बाद में लिखते हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और शॉर्ट में बताते हैं। समाचार को शॉर्ट में ही लोग सुनते हैं। और निष्पक्षता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष होना चाहिए। अगला है इसमें जो मैंने कहा था उल्टा पिरामिड शैली, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले लिखते हैं, कम महत्वपूर्ण शब्द बाद में। जो भी जानकारी है, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी को पहले हेडलाइंस बनाते हैं, उसके बाद छोटे जो बाद की जानकारी, छोटी छोटी जानकारी है बाद में ऐड करते चलते हैं। आगे है बीट, ये भी बार बार आता है। तो बीट क्या है, ज्ञान और रुचि के आधार पर कार्य विभाजन। अब किसी मान लो समाचार पत्र है या न्यूज़ चैनल है, तो जो भी पत्रकार है उसको बांटते, भैया तुम खेल पे काम करोगे, तुम पॉलिटिक्स राजनीति पे काम करोगे, तुम अपराध पे काम करोगे। तो ये बीट है। इसी से अगला स्टेप जो आता है वो होता है डेस्क। डेस्क क्या होता है कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विभाग, जैसे खेल डेस्क, आर्थिक डेस्क। इसको ऐसे समझिए कि कई सारे रिपोर्टर मिलकर एक न्यूज़ लाए, उसको वहाँ डिस्कस किया जाता है कि कौन कौन सा न्यूज़ इसमें छपना चाहिए, किन उसको एडिटिंग किया जाता है, फिर सेलेक्ट करके बताया जाता है कि उस डेस्क पे कि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुखरा मतलब मुख, इंट्रो। तो क्या होता है, समाचार का पहला अनुच्छेद, कोई भी समाचार है उसका मुखरा बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि किसी को देख के आपको लगेगा ना हाँ यार, चेहरा ही तो देखते हैं, तो समाचार का भी मुखरा अच्छा होना चाहिए। इसमें क्या शामिल है, क्या, किसके, कौन, कहाँ का, मतलब वही 5 W और 1 H। अब है विशेषीकृत रिपोर्टिंग, इसके अंतर्गत आता है गहरी छानबीन, विश्लेषणात्मक एनालिसिस किया जाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट और खोजी रिपोर्ट। इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है खोजी रिपोर्ट, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या होता है, छिपे हुए तथ्य उजागर करना। जैसे मान लो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है, कौन कौन से लोग शामिल है, क्यों हुआ, और इसके मतलब बहुत गहन अध्ययन किया जाता है, खोज किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है, तो उपलब्ध तथ्यों का गहन विश्लेषण, कोई घटना हुई और उसके बिल्कुल अंदरूनी कारण और प्रभाव की व्याख्या की, आखिर क्यों हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए दिन में बहुत सारी घटनाएं होती है, तो इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करता है, उन सभी घटनाओं का लिंक ढूंढता है कि इसके कारण क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट है फीचर। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आता है, समाचार और फीचर में अंतर है ना, इसको ध्यान दें। समाचार देखिए करंट है, लेकिन फीचर क्या है, कभी भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी विषय पर विस्तृत, रोचक और विश्लेषणात्मक लेख, एक तरह से एनालिसिस करके कोई लेख लिखा जाता है, तो ये फीचर है। अब फीचर की क्या विशेषताएं, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली होता है। क्या आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी होगा और थोड़े इसमें भाव भी होंगे। पृष्ठभूमि व उदाहरण इसमें शामिल होते हैं कि कोई चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, क्यों हुआ, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। शीर्षक थोड़े रोचक होने चाहिए और जानकारी और प्रस्तुति दोनों महत्वपूर्ण। तो फीचर क्या है कि कोई कुछ घटनाएं हुई, उसको बहुत थोड़ा बाद में लिखा जा सकता है, थोड़ा एक्सप्लेनेटिव और उसमें थोड़ा भाव भी जोड़े जा सकते हैं ना, लेकिन समाचार में ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट है संपादकीय या एडिटोरियल। देखिए किसी मुद्दे पर समाचार पत्र का विचार, हर एक, अगर आप न्यूज़पेपर देखे होंगे तो बीच में जैसे मान लीजिए 20 पेज का न्यूज़पेपर कोई है, तो 10वें 11वें पेज पर आपको बिल्कुल मिडिल में एडिटोरियल बड़ा बड़ा पेज मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है कि तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक जानकारी होती है। थोड़ा एनालिसिस, उस दिन क्या क्या हुआ, मान लो एक दिन में 10 20 50 घटनाएं हुई, तो थोड़ा उसको एक लिंक करके बताया जाता है एडिटोरियल में। भाषा औपचारिक होगी, बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज, स्वाभाविक है, न्यूज़पेपर है तो औपचारिक ही भाषा होगी। स्पष्ट निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन, बिल्कुल निष्कर्ष, कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और लेखक का नाम नहीं होता बल्कि संस्था का मत होता, स्वाभाविक उसमें किसी का नाम नहीं होता, वो न्यूज़पेपर के नाम से छपता है ना। इसमें अगला है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो रिपोर्टर बता रहा है वही रिपोर्ट है। मान लीजिए कोई घटना हुई तो उसका बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ बताना कि ये रिपोर्ट कहलाता है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तथ्य आधारित है, बिल्कुल जो सच हुआ, सच में हुआ उसी पे आधारित रहेगा। समय, स्थान, प्रतिभागी का उल्लेख होगा कि कहाँ हुआ, है ना, कब हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, ये सब देना जरूरी है। वस्तुनिष्ठ शैली का इस्तेमाल होता है और भाषा सरल थी। देखिए हर चीज़ में भाषा सरल होनी चाहिए, जटिल भाषा में क्या होता है, कुछ नहीं होता। साक्षात्कार। नेक्स्ट है इंटरव्यू। क्या होता है कि मान लो अर्थ प्रश्न उत्तर करते हैं, मान लो रिपोर्टर गया किसी भी फेमस व्यक्ति से या कोई घटना होगी, वहाँ जाके किसी से भी इंटरव्यू ले सकता है ना। तो इसकी क्या विशेषताएं कि स्पष्ट और सार्थक प्रश्न, रिपोर्टर बिल्कुल क्लियर प्रश्न पूछेगा, है ना,
पहले इसको सीक्वेंस से समझिए। मान लीजिए मैं किसी के पास गया, किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, है ना, या आप ही रिपोर्टर हो, तो आप सबसे पहले उसका परिचय दोगे, फिर कुछ आपने उनके बारे में जानकारी ली रखी होगी, उसके बारे में बताओगे, और फिर कुछ सवाल करोगे, उसके जवाब मिलेंगे, फिर दूसरा सवाल करोगे, है ना। तो स्पष्ट और सार्थक प्रश्न होने चाहिए। उत्तर संक्षिप्त और विषयानुसार दिए जाते हैं। संवादात्मक शैली, संवाद में शैली, संवाद बिल्कुल डायलॉग, एक बोल रहा है, फिर दूसरा जवाब दे रहा है, फिर दूसरा पहला जो है फिर सवाल किया, फिर दूसरा जवाब देती, ये क्या है, कन्वर्सेशन शैली है, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष होता है। तो पत्रकारिता की प्रक्रिया, इसको ध्यान से समझिएगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। पत्रकारिता की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, सूचना प्राप्त करना, तथ्य जांचना, जानकारी का चयन, लेखन व संपादन, प्रकाशन और प्रसारण। एक एक करके इसको समझिए कि मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आपको कोई सूचना मिली, मान लो कहा कि इस होटल में आग लगी, किसी होटल में, तो आप क्या करेंगे? पहले सूचना प्राप्त हुई, तथ्य को जांचेंगे, वेरीफाई करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन, कि आप वहाँ जाएंगे, है ना, जाके पता करेंगे कि सच में हुआ भी कि नहीं हुआ। फिर उसमें से 2-4 लोगों से, आसपास लोगों से बात करेंगे, भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें से आप जानकारी को सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्या जानकारी आपको छापनी चाहिए। फिर उसका लेखन आप लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ हुई, इस होटल में आग लगी, क्या कारण हुआ, है ना, सारी वही क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब सारी जानकारी उसमें लिखेंगे। फिर इसको आप भेजेंगे संपादक के पास। संपादक क्या करेगा? उसको देखेगा, लगेगा कि ज़रूरी है, ठीक है, नहीं है ना, तो संपादन किया जाएगा, है ना। आपके मान लो कुछ वर्ड मिस्टेक है तो उसको सही किया जाएगा। फिर उसका प्रकाशन होगा, उसे छापा जाएगा, है ना, पब्लिश किया जाएगा, और फिर प्रसारण उसको बांटा जाएगा। तो स्वाभाविक है, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें नोट क्या है? पत्रकारिता में निष्पक्षता, सत्यता और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण। ये अहम मसला है कि आजकल निष्पक्षता धीरे धीरे कम हो गई है। पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता की जा रही है, लेकिन निष्पक्षता पहली शर्त है पत्रकारिता की। अगला है, क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में? तो देखो, समाचार और फीचर में अंतर पूछा जाता है, जनसंचार की भूमिका और विज्ञापन की भाषा शैली। अभी आगे पढ़ेंगे विज्ञापन में। देखिए, विशेष लेखन या स्वरूप और प्रकार। देखिए, पार्ट 5 है आपका कि इसका विशेष लेखन में उसके स्वरूप क्या है और उसके प्रकार क्या है। इसमें सबसे पहला आता है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन स्वाभाविक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रचार और आकर्षण। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए सरकार की कोई योजना है तो उस पर विज्ञापन आता है, किसी दुकान वाले का विज्ञापन आता है, कोई प्रोडक्ट का आप टीवी पे बार बार या मैच देखते हुए बार बार विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट आता है ना। तो ये कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए, प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। आपने पहले भी किया हुआ, 9th में लिखा होगा विज्ञापन, 7th में लिखा होगा, है ना, एग्ज़ाम में लिखा होगा, तो ये सब आपके एग्ज़ाम में आता है। तो नारा, चित्र और विशेषता पर जोर हो सकता है। इसे कह देंगे खुल गया, है ना, या 70% ऑफ, 80% ऑफ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे एडवर्टाइज़ करता है ना कि मान लो 26 जनवरी इंडिपेंडेंस सेल, इस तरह के करके आपको विज्ञापन करके पहुंचाया जाता है, और आप कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। विज्ञापन देख के तो लोग आकर्षित होते हैं। स्तंभ लेखन में क्या होता है? तो किसी विषय पर नियमित लेख। ये न्यूज़पेपर का पार्ट होता है कि मान लो कोई एक टॉपिक दिया गया और उस पर लगातार कुछ लेख लिख रहे हैं, ये स्तंभ है। जैसे जनसत्ता में सुधीश पचौरी का आता था लेख, आप लोगों को नाम पता होगा या नहीं पता, मुझे पता है भी कि नहीं। नेक्स्ट है लेखक की व्यक्तिगत शैली। तो कोई भी लेखक लिख रहा है तो स्वाभाविक है उसके अपनी पर्सनल शैली में लिखेगा, और विचारात्मक और विश्लेषणात्मक, उसका लेखक का अपना विचार रहेगा, और थोड़ा एनालिसिस भी करके वो लिखता है। किसी स्तंभ, किसी टॉपिक पे लिखेगा तो थोड़ा एनालिसिस तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, लहासा की ओर, है ना, लहासा की ओर राहुल सातकृत्यायन का यात्रा। तो यात्रा में क्या होता है? कोई भी यात्रा की आपने, कोई जर्नी किया, उसका आप वर्णन कर रहे हैं अपने शब्दों में। जिसमें क्या होता है कि स्थान, दृश्य और अनुभव का चित्रण होता है कि कहाँ गए, है ना, वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ की क्या स्पेशल। देखिए, यात्रा वृत्तांत हमेशा सिर्फ एक जर्नी नहीं होता, बल्कि मेरे हिसाब से वो एक सांस्कृतिक यात्रा होती है कि आप वहाँ जाते हैं, खान पान, रहन सहन, इन चीज़ों का भी वर्णन करता है लेखक, है ना। तो स्वाभाविक है कि वर्णनात्मक, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा और रोचक भाषा शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण यानी कि किसी को याद करना। स्वाभाविक है कि अतीत की स्मृति, स्मृति यानी याद, अतीत को याद करते हुए हम कुछ लिखते हैं अपने बारे में, अपने पास के लोगों के बारे में, तो ये संस्मरण है। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम अपने अतीत, थोड़ा नॉस्टैल्जिया होंगे तो आत्मीय और भावपूर्ण शैली भी थोड़ी इमोशनल होगी, है ना, थोड़ा इसमें हमारा अपना पर्सनल फील भी मिक्स हो जाता है संस्मरण में। और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। स्वाभाविक है, जो आपके साथ हुआ उसी घटनाओं पर तो आप लिखेंगे, सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। इकाई 2 सृजनात्मक लेखन है। इसमें कुल 4 पार्ट है, 6, 7, 8 और 13। देखिए, इसमें क्या आता है आपके एग्जाम में, 6, 7, 8,
यानी कि 6 यानी कि कविता, 7 नाटक और 8 कहानी, इसके तत्व आते हैं। और जो 13वां है, 13वां से आपका रचनात्मक लेखन यानी कि 100 शब्द में 5 अंक के प्रश्न आते हैं। टोटल आपका 6 और 5 11 अंक के प्रश्न आपको इकाई 2 से सृजनात्मक लेखन से आता है। 3 अंक के 2 प्रश्न आपको कविता, नाटक और कहानी से आता है। एक एक करके इसको जानते हैं। पहला है पाठ 6, कैसे बनती है कविता, कोई कविता कैसे बनती है। देखिए इसमें दो मत है, मतलब दो प्रकार के विचार हैं। कविता जो है जन्मजात प्रतिभा है, जन्म से ही कोई टैलेंटेड होता है। जैसे डांस, आप स्वाभाविक है, कोई भी आर्टिस्ट कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कोई मान लो जिसकी आवाज़ सुबह पहले से ही फटी हुई, वो सिंगर कैसे बनेगा भाई। तो मतलब हो सकता है कोई जन्म से ही टैलेंटेड हो। और दूसरा मत यह है कि अभ्यास से संभव है कि कविता जो है बार बार प्रैक्टिस करके, बड़े बड़े कवियों की कविताएं पढ़ के आप लगातार जुड़े रहते हैं तो हो सकता है कि आप अच्छे कवि बन सकते हैं। तो इसमें जो कविता की प्रक्रिया क्या क्या है इसको समझते हैं कि अनुभव या भाव से शुरुआत होती है। आपको कोई घटना देखी है ना, तो आप उसके अपने अनुभव को भाव से जोड़ते हैं। संवेदना का जागरण, संवेदना कविता का मुख्य तत्व है कि आप किसी के दुख को देखें और उस दुख में शामिल हुए, उसके दुख को देखते ही आपके मन में भी थोड़ा सा दुख हुआ, तो ये संवेदना आपके अंदर जग गई, तभी कविता होगी। नेक्स्ट तत्व आता है कल्पना। कल्पना के माध्यम से विस्तार किया जाता है कि आप उसको लिखना चाहते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन पे काम करना पड़ेगा। और शब्दों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, शब्दों में सृजनात्मक यानी कि थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो कविता भाव, विचार और कल्पना का संयोजन है। 3 चीज़ याद रखिएगा कि पहले भाव आनी चाहिए, फिर उस पर विचार करेंगे और उसमें थोड़े बहुत कल्पना को मिलाएंगे तो हमारी कविता बन जाएगी। तो इसके तत्व पे बात करते हैं, तो इसमें संवेदना सबसे इम्पोर्टेंट है। संवेदना किसी के दुख में बराबर सहभागी होना, तो मन की गहरी अनुभूति है ये। आपके अंदर कोई कुछ फील हुआ तो बहुत ज़्यादा फील होगा तभी तो आप कविता करेंगे। तो सुख, दुख, प्रेम, पीड़ा आदि भाव कवि की आंतरिक प्रतिक्रिया है ना, यही है। संवेदना कविता की आत्मा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर तत्व की बात करते हैं तो संवेदना सबसे पहली शर्त है, इसके बिना कविता नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है कल्पना। कल्पना जो है वास्तविकता से आगे सोचने की क्षमता को कहते हैं। साधारण बात को असाधारण बनाना, इमेजिनेशन से ही कोई कवि महान बनता है। चित्रात्मक और प्रभावशाली प्रस्तुति होती है, तो कल्पना कविता को सौंदर्य प्रदान करता है। जितनी अच्छी कल्पना शक्ति होगी, दूर तक सोचने की क्षमता होगी, उतना ही अच्छा कवि होता है। और नेक्स्ट है इसमें बिंब और प्रतीक। देखिए बिंब जो है शब्दों के माध्यम से दृश्य चित्र बनाना, और प्रतीक जो है कि किसी वस्तु चित्र के माध्यम से गहरा अर्थ व्यक्त करना। देखिए आप बार बार इसको सुनते होंगे लेकिन अर्थ नहीं समझ में आता होगा, तो इसको समझ लीजिए कि कविता में बिंब का बहुत महत्व है, प्रतीक का बहुत महत्व है। तो अगर शब्द के माध्यम से कोई चित्र समझ में आ रहा है, चित्र बन रहा है, आप कविता पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में इमेजिनेशन चल रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो ये बिंब है। पाठक के मन में चित्र बढ़ता है। और प्रतीक क्या है कि आपको वस्तु चित्र के माध्यम से गहरा अर्थ व्यक्त करता है। जैसे मान लो दीपक का, तो दीपक क्या आशा का प्रतीक है। या कहा कि मान लो फलां व्यक्ति के मरते ही उसके परिवार वालों के जीवन में अंधेरा छा गया। अब अंधेरा रात वाला अंधेरा नहीं छाया, अंधेरा क्या है, प्रतीक है। किस बात का, दुख का, गहरा दुख का प्रतीक है ना। तो प्रतीक हम कुछ चीज़ों को सिंबॉलिक तरीके से लेते हैं कविता में। नेक्स्ट है पार्ट 7, नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक कैसे लिखेंगे, है ना। नाटक जो प्ले किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है ना, तो इसके क्या क्या तत्व है इस पर बात करते हैं। तो पहला है कथानक। कथानक यानी नाटक की मुख्य कहानी, यानी कि आपको कहानी क्या है ना, कहानी नाटक की क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी एक टॉपिक पकड़ेंगे, टॉपिक पकड़ के उसको लिखना शुरू करेंगे तभी तो कोई नाटक बनेगा। घटनाएं क्रमबद्ध होगी, रोचक तरीके से लिखी जाएगी। और 3 चीज़ बहुत स्वाभाविक, ये कहानी में भी आएगा। ये सारे तत्व जो मैं नाटक के बता रहा हूँ, कुछ तत्व सेम होता है नाटक में भी और कहानी में भी, तो ये कथानक वहाँ भी चलेगा। तो आरंभ, मध्य और अंत स्पष्ट होने चाहिए। संघर्ष, कन्फ्लिक्ट यानी कि आवश्यक है। कुछ कहानी बनी, कहानी में जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं होगा कैरेक्टर के बीच, तब तक कहानी नहीं बनेगी। कहानी अच्छी तभी लगती है ना, कुछ उसमें ट्विस्ट आएगा। पात्र नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चरित्र स्पष्ट, मान लीजिए कोई कहानी सोची गई और उसके कुछ पात्र सिलेक्ट किए गए, फला ये पात्र होंगे, और वो उसको सिलेक्ट करके फिर हम दमदार पात्र, जैसे कोई भी फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो कोई कहानी है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर को फिल्माया जाता है, तो यही पात्र है। तो उसके संवाद और व्यवहार से व्यक्तित्व प्रकट होता है। अगर मान लो कोई बहुत चालाक है तो उसके संवाद से पता चलना चाहिए, अरे बहुत तेज है ना, तो उसके डायलॉग से पता चल जाता है कि बहुत चालाक है। नेक्स्ट है संवाद। संवाद नाटक की आत्मा है, ध्यान रखिएगा, संवाद नाटक की आत्मा है। संवाद कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक और प्रभावशाली होने चाहिए।
जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी शब्दावली थोड़ी स्ट्रांग होगी, पढ़े लिखे जैसे होगी। कोई अनपढ़ बोल रहा है तो उसकी शब्दावली थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी, थोड़ी शब्दावली जो है आसान भाषा की होगी, आम बोलचाल की होगी। तो पात्र के अनुसार जैसा कैरेक्टर वैसी भाषा। अगला है मंचीयता, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। रंगमंच की जो बात करते हैं तो देखिए आपने कहानी गढ़ ली, लिख भी लिया, पात्र भी लिख लिया, लेकिन जब तक प्ले करेंगे, प्ले करने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। इसमें दृश्य, प्रकाश, ध्वनि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मान लो दुख का सीन चल रहा है तो ध्वनि जो है थोड़ी उसी तरह स्लो होगी, म्यूज़िक थोड़ा दुख वाला बजेगा तभी तो दुख। ऐसा तो नहीं कि प्रकाश ले लो, म्यूज़िक हम डीजे वाला बजा दिए दुख वाले सीन में, तो चलेगा? काम नहीं चलेगा। तो इन सब पे काम करना पड़ता है ना। तो जो मंच बनाने पे या उसको प्ले करने के लिए जो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उसी को मंचीयता या रंगमंच कहते हैं। इसमें अभिनय और प्रस्तुति की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगला आता है 8, कैसे लिखे कहानी। अब देखिए जो नाटक के तथ्य वो यहाँ भी चलेगा। इसमें कथा वस्तु, वहाँ क्या था? कथानक। कथा वस्तु यानी कि कहानी का मुख्य आधार या आधार आपने सेलेक्ट किया कि इस पे मुझे कहानी लिखनी है, तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ी स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए और एक केंद्रीय विचार पर आधारित होनी चाहिए। मतलब कि कहानी जो है आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम रियलिस्टिक थोड़ा हो, ऐसा नहीं कि हालांकि कल्पना से भी लिखी जाती है, लेकिन आजकल कहानी रियलिस्टिक पे ज़्यादा बातें होती है। इसमें चरित्र चित्रण, नाटक में क्या था? पात्र। तो चरित्र चित्रण, अब आपने पात्र के स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व के हिसाब से आपने चरित्र रचा। क्रिया और संवाद अच्छे होने चाहिए, है ना। परिस्थिति से भी व्यक्त किए जाते हैं, जैसे शाम का चित्रण किया गया तो वो वातावरण में हम पढ़ेंगे। और जीवंत और विश्वसनीय होना चाहिए, कैरेक्टर असली लगना चाहिए, नहीं कि नकली लगे, है ना। अगला है कथानक विकास। कथानक विकास यानी स्टोरी आगे बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी? देखिए कहानी कैसे बनती है, बड़े राइटर ये कहे गए कि कहानी सिर्फ कोई स्टोरी से नहीं बनती, बल्कि घटना से नहीं बनती, बल्कि घटना में आए मोड़ से बनती है, कन्फ्लिक्ट से। संघर्ष होगा, कुछ ट्विस्ट होगा तभी अच्छा लगेगा। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, हीरो हीरोइन मिले, सब कुछ अच्छा, बीच में मान लो हीरोइन को कोई किडनैप नहीं किया या उसका बाप विलेन नहीं बना, तो क्या कहानी है? हमें फिल्म अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो आरंभ हुआ, उसको स्ट्रगल हुआ, चरम बिंदु क्या है कि मान लो बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर विलेन ने क्या किया, किसी को किडनैप कर लिया, हीरो को बुलाया, फिर दोनों में घमासान लड़ा है, पहले हीरो को बांध दिया, ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना। और क्या कहते हैं, कहानी बढ़ रही है आगे, फिर पिक पॉइंट आया बिल्कुल कि एकदम हीरो मार खाया जा रहा है एकदम से, लेकिन लास्ट में मान लो कोई चिल्लाया और एकदम से उठा और विलेन को मार दिया। अंत बहुत एकदम हम लोग ताली बजाते हैं, फिल्म से बाहर निकलते। तो कहानी भी इसी तरह चलती है ना। कहानी में गति होना चाहिए और थोड़ा रोमांच होना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ कुछ चीज़ें बदल रही है। संवाद, ये आपको नाटक में भी था, नाटक का भी तत्व है, कहानी का भी तत्व है। संवाद कैसे होना चाहिए? स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए। स्वाभाविक है, आपने क्लास 9th में भी संवाद लिखा है, 7th में भी लिखा, आपको पता होगा कि जैसे मान लो डॉक्टर और मरीज के बीच बात करें तो डॉक्टर थोड़ा पढ़ा लिखा तो संवाद अच्छा, मतलब थोड़े अंग्रेजी में क्या शब्द बोलेगा। मरीज मान लो कोई बूढ़ा या फिर हो सकता है कोई अनपढ़ आया तो उसकी भाषा थोड़ी वैसी सी होगी, है ना। तो संवाद पात्रानुकूल यानी जैसा कैरेक्टर वैसी भाषा। छोटे और प्रभावशाली संवाद होने चाहिए, कहानी को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। अगला है वातावरण, ये इंपॉर्टेंट है कि समय, स्थान और परिस्थिति का चित्रण। देखिए कहानी में हर कुछ देख के तो नहीं बता सकता, तो लिखते जैसे मान लो शाम का जिक्र है तो कह रहे कि झिंगुरों की आवाज़ आ रही है ना, या चिड़ियाँ अपने घोंसलों की ओर, घरों की ओर लौट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शाम हो गई है। मतलब वातावरण कहानी में बनाया जाता है, भावनात्मक माहौल बनाता है। और वर्णनात्मक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, जैसे मैंने बोला कि चिड़ियाँ घोंसलों की ओर लौट रही, क्या ये वर्णन कर रहा है एक प्रकार से। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा चैप्टर आपका 5 नंबर का प्रश्न यहीं से आता है, नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन। आपको देखिए कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से 3 टॉपिक में से आपको एक सेलेक्ट करना है, उसी पे लिखना है। तो इसमें परीक्षा में क्या पूछा जाता है? देखिए किसी एक नए अनोखे विषय पर आपको अनुच्छेद लिखा जा सकता है, या फिर लघु लेख लिखने के लिए बोला जा सकता है। इसमें क्या होगा, कल्पनात्मक या विचारात्मक लेखन हो सकते हैं। कभी कभी चित्र या संकेत आधारित प्रश्न भी होते हैं, जैसे कह दिया जाता है कि आप बाज़ार में खड़े हैं, बाज़ार का दृश्य लेखन कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है, इसको समझिए कि रटे हुए उत्तर ना लिखें। जब मान लो कहा गया विद्यालय पे लेकिन सब वही लिख रहा है कि मेरे विद्यालय में 100 टीचर हैं या 20 टीचर हैं, इतने बेंच है, एक लाइब्रेरी है। रटा हुआ उत्तर या घिसा पुटा उदाहरण ना दे। देखिए एग्जामिनर क्या चेक करता है, एग्जामिनर आपका कंटेंट से ज़्यादा आपकी प्रस्तुति पे बात करता है कि आपको लिखना आता है कि नहीं, आपने सही तरीके से लिखा है नहीं, छोटे वाक्य हैं, आपने अपने विचार लिखे। रटा हुआ उत्तर को कभी भी तरजीह नहीं दी जाती है।
शुरुआत प्रभावशाली रखें। आपने एक पेज लिखा, एक पेज पूरा एग्जामिनर आपके एग्जाम में कोई भी चेक नहीं करेगा, समझे। तो शुरुआत थोड़ा दमदार रखें और अंत में सकारात्मक या चिंतनात्मक संदेश दें। मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन थोड़ा होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो थोड़ा कंक्लूसिव लास्ट में एक तरह से निष्कर्ष थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में लिख दें। तो रचनात्मक लेखन 100 शब्द में लेखन होगा, 3 विषय दिए जाएंगे, 5 नंबर का प्रश्न आएगा और भाषा, प्रभाव और मौलिकता देखी जाती है। इस पर हम बात कर चुके हैं। तो टॉपिक कैसे होते हैं, देखिए कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो पिछले कई सालों के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। कि सोशल मीडिया हो गया, इस पर बहुत बात होती है। आपको कहा गया कि सोशल मीडिया पे 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आप सोशल मीडिया में आप कुछ भी देखो अपने भाषा में लिखना है कि देखो आजकल सोशल मीडिया बहुत फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के कुछ उदाहरण है। छोटे छोटे सेंटेंस है, हो सकता है थोड़ा बहुत आप इंस्टा के बारे में लिख दें, थोड़ा बहुत फेसबुक के बारे में लिख दें। टीचर ये तो चाहता है कि आपको लिखना आता है, आपको कंटेंट थोड़ा बहुत समझ में आया, उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात करनी है आपको, उसके बारे में 100 शब्द में लिखना है। शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, मोबाइल का प्रभाव, मोबाइल का दुष्प्रभाव भी हो सकता है यहाँ पे कि मोबाइल का प्रभाव क्या क्या है, और ग्रामीण जीवन, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है कि गांव में किस प्रकार का जीवन होता है। तो टॉपिक इसी प्रकार के होते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए स्ट्रक्चर क्या करना है कि शीर्षक जो है थोड़ा दमदार होने चाहिए। वो उसे एग्ज़ाम में आपके टॉपिक ऑलरेडी दिया रहता है। तो भूमिका अच्छे से लिखिए 2-3 लाइन में, मुख्य विचार को थोड़ा बढ़ाइए और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिए। निष्कर्ष कंक्लूजन 1-2 लाइन में भी चलेगा। तो यहाँ भाषा प्रस्तुति के पूरे 5 अंक मिलते हैं। आपकी भाषा थोड़ी शुद्ध हो। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ध्यान ये रखना है आपको कि बहुत लंबा नहीं लिखना। मतलब कि आपको 100 शब्द कहे गए तो 100 शब्द का मतलब है आप बहुत से बहुत 12 लाइन 15 लाइन लिखिए। 2 पेज क्यों लिख रहे हैं, कोई 2.5 पेज 3 पेज भी आते हैं। मैं कॉपियाँ देखता हूँ और बाद में क्या होता है कि बच्चे लिखते तो हैं, आप मान लीजिए 2 पेज लिख दिए तो 2 पेज में क्वेश्चन 5 नंबर का है तो क्या 10 नंबर मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। 5 नंबर का तो 5 ही मिलेगा। इवन गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। आप 100 वर्ड की जगह 200 वर्ड में लिख रहे हैं तो जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी करेक्शन में उतना ही ज़्यादा नंबर कम होता जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, इससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो आगामी वार्षिक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो इसको देख लीजिए। डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये बहुत चल रहा है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, इस पर बात करनी है। फेक न्यूज़ बहुत चल रहा है। फेक न्यूज़ जैसे मान लीजिए धर्मेंद्र पे कई बार फेक न्यूज़ है, हालांकि बेचारे अब हमारे साथ नहीं है। उस पर फेक न्यूज़ कई बार न्यूज़ चैनल्स ने चला दिया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, लेकिन वो जिंदा थे। आपको पता झूठी न्यूज़ चला दी जाती है न्यूज़ चैनल से और बहुत सारे ब्लॉगर के द्वारा। तो फेक न्यूज़ पे भी आ सकता है। पर्यावरण पत्रकारिता, देखिए इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण पत्रकारिता में ऐसी पत्रकारिता जो पर्यावरण पे बात करे। जैसे दिल्ली में मान लीजिए पॉल्यूशन, दिल्ली के प्रदूषण पे बात की जा सकती है। उसमें कोई भी आप जोड़ सकते हैं। ओजोन में छेद हो रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, लोग जो है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग फ्री फायर बच्चे खेल रहे हैं, उसका क्या दुष्प्रभाव है। और युवाओं की जिम्मेदारी, जैसे मान लीजिए आप जैसे युवा की क्या जिम्मेदारी है देश के लिए, तो इस पर भी आपको आ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं। इसको एक बार थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला है मास्टर स्ट्रेटेजी 22/22, अभिव्यक्ति और माध्यम में टोटल 22 नंबर के प्रश्न आने आपके। तो इसमें 6 का कार कंठस्थ कर लीजिए। समाचार पत्र में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब जो है 6 का कार, 5 W और 1 H जो मैंने अभी बताया था। उल्टा पिरामिड समझ लें। उल्टा पिरामिड मैं शॉर्ट में बोल दूँ तो ये है कि कोई भी जानकारी जब आती है समाचार तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना पहले होती है, बाकी कम महत्वपूर्ण सूचना बाद में होती है। यही उल्टा पिरामिड शैली है। और जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं 2, कविता, नाटक और कहानी के तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता में याद है संवेदना, कल्पना, है ना। नाटक में क्या था, क्या कथानक, पात्र, संवाद। कहानी में क्या था, कहानी में भी वही है कि कथानक है, संवाद है, लास्ट में वातावरण, है ना। तो इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से तो आपके दिमाग में छप सा जाएगा। अच्छा, शब्द सीमा का ध्यान रखना, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे 30-40 शब्द में अगर कह रहा है 2 नंबर का प्रश्न है तो 4 लाइन, बहुत से बहुत 5 लाइन, 10 लाइन मत लिखिए प्लीज़। 60 शब्द मतलब कि 7 से 8 लाइन लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है आपका, है ना, तो 7-8 लाइन लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं, 1 पेज भर दिए। 1 पेज भर के क्या होगा, आपके उल्टा आपके नंबर कम जाएंगे। 100 शब्द यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 12 से 15 लाइन लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो
एग्ज़ाम टिप मेरी तरफ से कि उत्तर आपके छोटे होने चाहिए, वाक्य साफ वाक्य में लिखिए। देखिए अगर गलती हो गया तो एक सिंपल सा क्रॉस कीजिए और आगे बढ़िए। हेडिंग और पॉइंट्स का प्रयोग करें, पॉइंट्स में आंसर लिखना सीखिए। आप लोग 12th में कॉलेज में जाने वाले, पॉइंट्स में आंसर जितना अच्छा लिखिएगा पॉइंट्स में, उतना अच्छे नंबर बढ़ते जाएंगे। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए पत्र या आवेदन लिख रहे हैं तो फॉर्मेट को फॉलो ज़रूर कीजिए। आई होप कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाला ये जो पूरा कंटेंट है आपको बहुत मदद करेगा। ऐसे ही CBSE वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।